तो इग्नू का हमारे पास एक पेपर का गेस्ट पेपर है जो कि BHIC 107 का है। तो आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। इंसा से क्या तात्पर्य है, जो कि एग्ज़ाम है अभी, तो इसका गेस्ट पेपर हमने बताया आपको। तो पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंसा से क्या तात्पर्य है, विभिन्न कालों में इंसा परंपरा कैसे विकसित हुई। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि दो बार पूछा गया था, तो इस बार भी आने की ज़्यादा संभावना है। तो इंसा का क्या अर्थ होता है, इंसा से क्या तात्पर्य है। सृजन इंसा का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब एक पत्र जो लिखते हैं ना, वो उसी को पहले सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में जो मुगल थे वो इसी से पत्राचार करते थे, तो इंसा उसी को बोला जाता है। तो अमीर खुसरो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ इंसा संग्रह ख्वाजा एवं महमूद गावा की रियाज उल इंसा और शाह ताहिर हुसैन की इंसा ताहिर है। सल्तनत काल के दौरान कातिब का मतलब लेखक होता है, और मुंशी मुगलों के द्वारा जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाना शब्द है। दीवाने इंसा का एक अलग विभाग मौजूद है। तो आप देखेंगे कि ताहिर हुसैन ने लिखी थी इंसा ताहिर। तो आप अमीर खुसरो की इंसा लेखन शैली अत्यधिक अलंकृत है, उनकी सबसे ज़्यादा अलंकृत मिलती थी, सजा सुसज्जित मिलती थी अमीर खुसरो की। तो एक पत्राचार है। तो अगले पेज पे आएंगे हम, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, उर्दू भाषा की उत्पत्ति और विकास की चर्चा कीजिए। तो ये आप उर्दू भाषा कहाँ से आई, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास जितने हरियाणवी है तो अरबी का मिक्स है, तो उर्दू भाषा इन्हीं का मिक्स है। ब्रज भाषा हरियाणवी और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ जो कि पंजाबी भाषा भी है, इनका मिश्रण उर्दू है, ये कहा गया है। इसमें उपभाषाओं से बना हुआ है। हिंदी आर्य भाषा है उर्दू। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो उर्दू शब्द, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यही लिखना है आपको कि उर्दू शब्द मूलतः कहाँ का, तुर्की भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिविर खेमा तंबू। ठीक है। और उर्दू का उपयोग एक काम चलाऊँ में किया जाता था। जो नए नए मुस्लिम धर्म अपनाए थे लोग, उन्हीं लोगों की भाषा ज़्यादातर उर्दू थी, नहीं तो बाकी सब अपनी अरबी भाषा और तुर्की भाषा बोलते थे। तो फारसी बोलने वाले तुर्क शासक वर्ग सैनिकों द्वारा स्थानीय लोग जिन्होंने हाल में ही इस्लाम स्वीकार किया था। तो आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे कि पंजाबी साहित्य को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बंगाली साहित्य है, असमी साहित्य है, इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मराठी साहित्य पढ़ सकते हैं, एक 13वीं शताब्दी में दूसरे भाग में मराठी छंद के रूप में साहित्य आरंभ हुआ। ठीक है। गुजराती साहित्य में क्या था, गुजरात के कौन था साहित्य लेखकार, आप पढ़ सकते हैं। तमिल साहित्य पढ़ सकते हैं, गुजरात में 15वीं शताब्दी में हुआ था। मुक्तक, लघु कविता ये सब लिखी गई थी। वीर गाथाएँ, प्रेम कथाएँ, रास अथवा लंबी कविताएँ सम्मिलित थीं। अब एक देखिए, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1206 से 1290 तक के समय में संघर्ष एवं सुदृढ़ीकरण का उल्लेख कीजिए। तो आप पढ़ सकते हैं इसका कि मंगोल आए थे तो क्या हुआ था। मोहम्मद गोरी की 1206 में अचानक मृत्यु के पश्चात उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति ताजुद्दीन, नसीरुद्दीन एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अब कोई भी राजा मर जाता है तो उसके जो सेनापति या उसके जो वारिस रहते हैं वो आपस में ही लड़ते हैं, और ये तब पहले के मुस्लिम शासकों में तो कॉमन बात है, होता ही था। तो जबकि ऐबक को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी द्वारा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा चुका था। भारत स्थित तुर्क मोहम्मद गोरी तुर्क का सेनापति भी था। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। और ये मंगोल समस्या पर चर्चा कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली सुल्तान ने पृथकता, तुष्टिकरण तथा विरोध, इन तीनों शस्त्रों का अनुसरण किया। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। हम इसमें एक क्वेश्चन है आपका, ये आ जाएगा कि तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणामों की विवेचना करना है। तो आप ये अपना फ़ोन घुमा के पढ़ सकते हैं। और ये विजयनगर का काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है, तो विजयनगर का देखेंगे आप
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और शुद्धिकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। ये सन आप जरूर याद रखिए, और कौन किया था निर्माण ये भी याद रखिए। हरिहर और बुक्का किए थे, दोनों भाई थे, और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में नौकर थे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का। तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब भी आपको लिखने के लिए बहुत हो जाएगा। हेडिंग आप देख सकते हैं। कम टाइम की वजह से हम जल्दी आपको दिखा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य में धर्म और राजनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वही ये आधा जो उस क्वेश्चन में था इसमें दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्राह्मणों की राजनीतिक भूमिका, और ये उल्टा हो गया है फोटो, तो आप देख सकते हैं राजाओं, संप्रदायों और मंदिरों के मध्य संबंध। आप यहाँ पे देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था पर एक नोट लिखनी है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लिख सकते हैं आप। मंदिरों की आर्थिक भूमिका, विजयनगर काल की संस्कृति के विकास के साथ, तो ये भी पढ़ सकते हैं आप। क्षेत्रीय शक्तियों की आविर्भाव, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दो, ये पढ़ लो आप। और एक पेज का क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के राजस्व प्रशासन पर चर्चा कीजिए। तो 13वीं शताब्दी में राजस्व व्यवस्था के विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि इस काल में भूमि कर की सही दर के विषय में भी ज्ञात नहीं है। संभवतः पुरानी कृषि और भूमि कर व्यवस्था ही जारी रही। प्रमुख अंतर यह था कि केंद्र में भूमि की आय पर अधिकार करने वाला वर्ग बदल गया। पुराने शासक वर्ग के स्थान पर तुर्की शासक भूमि की आय प्राप्त करने लगा। तो देखिए, पुराने शासक जो हटने के बाद तुर्की शासक आ गया था, भूमि की आय प्राप्त करने लगा। इस व्यवस्था के विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इतिहासकार बरनी के विवरण, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रारंभिक वर्षों का विवरण है, का विश्लेषण कर सकते हैं। संक्षेप में बरनी हमें 3 ग्रामीण अभिजात या उच्च वर्गों के विषय में बताता है: खोत, मुकद्दम और चौधरी, जो राज्य की ओर से किसानों के भूमि कर या खराज वसूल करते थे। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं। 14वीं शताब्दियों में कृषि संबंधों की विवेचना आप कर सकते हैं यहाँ से। गौरी के आक्रमण के समय और उसके बाद क्या हुआ, तो आप मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी का दिया है। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल काल में कृषि संबंधित प्रमुख तकनीकी यंत्रों का वर्णन करना है। क्या क्या थे? हल थे, बुआई थी, सिंचाई के साधन, फसल कटाई, कुहाई और ओसाई। भारत में कागज निर्माण और जिल्द शादी पर टिप्पणी लिखिए। भारत प्राचीन में लेखन हेतु शिलाएं, ताम्र पट्टिकाएं, रेशम और सूती वस्त्र और विशेष रूप से निर्मित ताड़ की पत्तियों और भुर्ज की छाल का प्रयोग किया जाता था। तो ये देख सकते हैं आप। सर्वप्रथम कागज का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी के लगभग चीन में हुआ। यह बांसों की लुगदी द्वारा निर्माण किया गया। अरब मुसलमानों ने कागज निर्माण उन चीमियों द्वारा सीखा जिन्हें देखो, अरब मुसलमानों ने कब सीखा? 1751 के युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया था, तब सीखा था, चीमियों द्वारा सीखा था। अरबों ने जल्द ही इस विद्या से चीथड़ों और पुराने मलमल से कागज बनाना विकसित किया। भारतीय शायद 7वीं शताब्दी में कागज के बारे में परिचित थे, परंतु उन्होंने इसका उपयोग कभी लेखन सामग्री के रूप में नहीं किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। एकता व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए ये आप पढ़ सकते हैं। एकता प्रशासनिक रूप से एकता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली प्रारंभ की। एकता का क्या अर्थ है? धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। एकता व्यवस्था कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। तो इसमें क्या था कि पहले हम लोग क्या देते थे? भूमि देते थे।
अब तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। पहले धन देते थे, अब धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में क्या देना है, भूमि देता था। ठीक है, तो ये है, ये पार्ट फर्स्ट है इसका, आप पढ़िए इसको। छोटी किताब बड़ी किताब है, बाकी सब पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।